साल था 2022। दुनिया एक बार फिर युद्ध के साए में खड़ी थी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका था। टैंक सीमा पार कर चुके थे। मिसाइलें शहरों पर गिर रही थीं। यूरोप में घबराहट थी। अमेरिका रूस पर दबाव बना रहा था। यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। दुनिया के कई देशों के सामने एक बड़ा सवाल था, आप किसके साथ खड़े हैं? यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक तरह से वैश्विक राजनीतिक परीक्षा थी। और इसी समय दुनिया की नजरें एक ऐसे देश पर टिक गईं जो तेजी से एक वैश्विक शक्ति बन रहा था, भारत। पश्चिमी देशों को उम्मीद थी कि भारत भी रूस के खिलाफ उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने एक अलग फैसला लिया। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यह फैसला पश्चिमी देशों के लिए चौंकाने वाला था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सवाल उठने लगे, क्या भारत रूस का समर्थन कर रहा है? क्या भारत पश्चिम के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या भारत तटस्थ रहकर युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है? इन सवालों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कमरे में दुनिया भर के पत्रकार मौजूद थे। कैमरे ऑन थे, माइक्रोफोन सामने रखे थे और मंच पर बैठे थे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था, क्योंकि सभी को पता था आज भारत से जवाब लिया जाएगा। कुछ ही देर बाद एक पत्रकार ने हाथ उठाया और वह सवाल पूछा जो पिछले कई दिनों से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। उसने पूछा, वाई इज इंडिया स्टिल बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया? कमरा अचानक शांत हो गया। सभी की नजरें मंच पर थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह से भारत की विदेश नीति की परीक्षा थी। क्या भारत दबाव में आ जाएगा? क्या भारत सफाई देगा? या क्या भारत झुक जाएगा? डॉक्टर जयशंकर ने कुछ सेकंड के लिए पत्रकार की ओर देखा, फिर बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, यूरोप बायज मोर रशियन एनर्जी इन वन आफ्टरनून देन इंडिया बायज इन अ मंथ। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ पत्रकारों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि इस जवाब में सिर्फ तर्क नहीं था, इसमें एक संदेश था। यह संदेश था, भारत अब किसी को खुश करने के लिए फैसले नहीं करेगा। भारत अब अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय करेगा। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक घोषणा थी। एक घोषणा कि दुनिया बदल रही है और भारत भी बदल रहा है। लेकिन यह आत्मविश्वास अचानक नहीं आया था। इसके पीछे थे 4 दशक की कूटनीति, कोल्ड वॉर का अनुभव, अमेरिका की राजनीति की गहरी समझ, चीन की रणनीति का अध्ययन और दुनिया को पढ़ने की असाधारण क्षमता। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने भारत की विदेश नीति को सिर्फ मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उसे आत्मविश्वास दिया। यह कहानी है डॉक्टर एस जयशंकर की। 9 जनवरी 1955, नई दिल्ली। एक ऐसा घर जहां सामान्य परिवारों की तरह सिर्फ रोजमर्रा की बातें नहीं होती थीं। यह वह घर था जहां अक्सर चर्चा होती थी राष्ट्रीय सुरक्षा की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की और वैश्विक शक्ति संतुलन की। क्योंकि जयशंकर के पिता के मशोत सुब्रमण्यम भारत के सबसे प्रभावशाली रणनीतिक विचारकों में से एक थे। उन्हें अक्सर कहा जाता है भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का आर्किटेक्ट। उनके घर में आने जाने वाले लोग सामान्य मेहमान नहीं होते थे। वहां आते थे सैन्य अधिकारी, नीति विशेषज्ञ, सरकारी सलाहकार और कभी-कभी तो देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा भी होती थी। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जो रोज ऐसे माहौल में बड़ा हो रहा है जहां डाइनिंग टेबल पर चर्चा होती है परमाणु रणनीति की, सीमा सुरक्षा की और वैश्विक राजनीति की। ऐसे माहौल में पला बढ़ा बच्चा दुनिया को अलग नजर से देखने लगता है। और शायद यही वह जगह थी जहां से जयशंकर की सोच की नींव पड़ी। स्कूल के बाद जयशंकर ने दाखिला लिया दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज सेंट स्टीफंस कॉलेज में। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह वह जगह थी जहां भारत के कई प्रमुख नेता और अधिकारी पढ़ चुके थे। यहां उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। लेकिन जयशंकर सिर्फ किताबों तक सीमित रहने वाले छात्र नहीं थे। उन्हें दुनिया को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। वे अक्सर सवाल पूछते थे, क्यों कुछ देश शक्तिशाली बनते हैं? क्यों कुछ देश वैश्विक राजनीति में पीछे रह जाते हैं? और क्यों कई बार युद्ध सिर्फ सीमाओं के कारण नहीं, बल्कि रणनीति के कारण होते हैं? इन सवालों ने उन्हें आगे बढ़ाया
और इसी जिज्ञासा ने उन्हें पहुंचाया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जहां उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स और फिर पीएचडी की। ये वह समय था जब दुनिया कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रही थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शक्ति संघर्ष अपने चरम पर था। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, लेकिन युवा जयशंकर इन घटनाओं को सिर्फ समाचार की तरह नहीं देख रहे थे। वह उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नियम हमेशा सच रहता है। देश भावनाओं से नहीं, हितों से फैसले लेते हैं। और यही विचार आगे चलकर उनके पूरे करियर की आधारशिला बनने वाला था। साल 1977 जयशंकर ने यूपीएससी की परीक्षा पास की और उन्होंने प्रवेश किया इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस में। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह दुनिया के सबसे जटिल खेल में प्रवेश था, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। उनकी पहली पोस्टिंग हुई मॉस्को, और यह कोई साधारण समय नहीं था, यह कोल्ड वॉर का दौर था। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। और मॉस्को उस समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानियों में से एक था। यहीं से जयशंकर ने दुनिया को बहुत करीब से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा कैसे बड़ी शक्तियां रणनीति बनाती हैं, कैसे देशों के बीच दोस्ती और दुश्मनी बदलती रहती है, और कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक चीज हमेशा स्थायी रहती है, राष्ट्रीय हित। यही वह सबक था जो उनके पूरे करियर की नींव बनने वाला था। मॉस्को सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले वर्षों में जयशंकर दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों में काम करने वाले थे। वह देखने वाले थे अमेरिका की शक्ति, चीन की रणनीति, एशिया की बदलती हुई राजनीति, और धीरे धीरे एक युवा राजनयिक बदलने वाला था, भारत की सबसे प्रभावशाली कूटनीतिक आवाज में। लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि दुनिया की राजनीति में सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता। कभी कभी आपको संकटों के बीच खड़े होकर निर्णय लेने पड़ते हैं, और आने वाले वर्षों में जयशंकर को ऐसे कई संकटों का सामना करना था जो एशिया की राजनीति को बदलने वाले थे। साल था 1977। एक युवा भारतीय राजनयिक ने अभी अभी दुनिया की सबसे कठिन पेशेवर यात्राओं में से एक शुरू की थी, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस में प्रवेश करना सिर्फ एक नौकरी नहीं था, ये उस दुनिया में प्रवेश करना था जहां हर शब्द मायने रखता है, जहां हर बयान का असर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ सकता है, और जहां एक छोटी सी गलती भी कभी-कभी बड़े संकट का कारण बन सकती है। और जयशंकर की पहली पोस्टिंग हुई मॉस्को। उस समय मॉस्को सिर्फ एक राजधानी नहीं था, वह एक सुपर पावर का दिल था। 1970 के दशक के अंत में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही थी। यह वह समय था जिसे इतिहास में कहा जाता है कोल्ड वॉर। यह युद्ध बंदूकों और मिसाइलों से कम और रणनीतियों, गठबंधनों और कूटनीतिक चालों से ज्यादा लड़ा जाता था। दुनिया दो बड़े शक्ति ब्लॉकों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ था सोवियत संघ और उसका प्रभाव क्षेत्र। हर देश को किसी न किसी पक्ष के साथ खड़ा होना पड़ता था, लेकिन भारत ने उस समय एक अलग रास्ता चुना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के साथ था और न ही सोवियत संघ के साथ। भारत की नीति थी रणनीतिक स्वतंत्रता। यही वह विचार था जिसे आगे चलकर जयशंकर और भी स्पष्ट रूप से दुनिया के सामने रखने वाले थे। मॉस्को में काम करना एक युवा राजनयिक के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं था। यहां जयशंकर ने देखा कैसे सुपर पावर निर्णय लेते हैं, कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन तय होता है, कैसे बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर रणनीति बनाती हैं। उन्होंने समझा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। स्थायी होता है सिर्फ एक चीज, राष्ट्रीय हित। आज जो देश आपका सहयोगी है, कल वही आपका प्रतिस्पर्धी बन सकता है, और जो आज विरोधी दिखता है, कल वही रणनीतिक साझेदार बन सकता है। यही वह सबक था जिसने जयशंकर की सोच को आकार देना शुरू किया। डिप्लोमेसी सिर्फ बैठकों और समझौतों तक सीमित नहीं होती। एक अच्छे राजनयिक का असली काम होता है दूसरे देशों की सोच को समझना, उनकी रणनीति को पढ़ना, उनकी प्राथमिकताओं को जानना। मॉस्को में रहते हुए जयशंकर ने यह कला सीखी। उन्होंने देखा कैसे सोवियत नेतृत्व वैश्विक राजनीति को देखता है,
कैसे वे अपने सहयोगियों को प्रभावित करते हैं और कैसे वे अपने विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। ये अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह सिर्फ किताबों की राजनीति नहीं थी, यह वास्तविक शक्ति की राजनीति थी। मॉस्को के बाद जयशंकर की कूटनीतिक यात्रा कई देशों तक पहुंची। हर देश ने उन्हें दुनिया की राजनीति का एक नया पहलू दिखाया। उन्होंने काम किया वॉशिंगटन में, जहां उन्होंने देखा कि अमेरिका कैसे वैश्विक राजनीति को प्रभावित करता है। उन्होंने काम किया कोलंबो में, जहां उन्होंने दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय राजनीति को समझा। उन्होंने समय बिताया टोक्यो में, जहां उन्होंने देखा कि कैसे एक देश आर्थिक शक्ति बनकर वैश्विक प्रभाव हासिल कर सकता है, और धीरे धीरे उनके सामने दुनिया की शक्ति संरचना की एक पूरी तस्वीर बनने लगी। वॉशिंगटन सिर्फ अमेरिका की राजधानी नहीं है, यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक मशीनों में से एक है। यहां सिर्फ सरकार ही फैसले नहीं लेती, यहां प्रभाव डालते हैं मीडिया, थिंक टैंक, लॉबिस्ट, कॉरपोरेट समूह। इन सभी का मिलकर बनता है वॉशिंगटन का पावर सिस्टम। जयशंकर ने इस पूरे सिस्टम को बहुत करीब से समझा। उन्होंने देखा कैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नैरेटिव बनाया जाता है, कैसे मीडिया के माध्यम से वैश्विक राय प्रभावित होती है, और कैसे कूटनीति सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि विचारों और प्रभाव के बीच भी होती है। ये अनुभव आगे चलकर उनके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाला था, क्योंकि आने वाले वर्षों में उन्हें कई बार पश्चिमी मीडिया के कठिन सवालों का सामना करना था। साल 2009, जयशंकर को एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। उन्हें बनाया गया चीन में भारत का राजदूत। ये पोस्टिंग सामान्य नहीं थी, क्योंकि भारत और चीन का संबंध हमेशा जटिल रहा है। 1962 का युद्ध, सीमा विवाद, एशिया में शक्ति संतुलन, इन सब के बीच भारत के लिए चीन को समझना बेहद जरूरी था, और यही जिम्मेदारी अब जयशंकर के कंधों पर थी। चीन की कूटनीति का एक खास तरीका है। वहां अक्सर मुस्कान के पीछे रणनीति छिपी होती है। बैठकों में शब्द बहुत सावधानी से चुने जाते हैं, और हर निर्णय लंबे समय की रणनीतिक सोच का हिस्सा होता है। बीजिंग में रहते हुए जयशंकर ने चीन को बहुत करीब से देखा। उन्होंने समझा कैसे चीन अपनी आर्थिक शक्ति को धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में बदल रहा है, कैसे वह एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और कैसे वह दुनिया की अगली महाशक्ति बनने की तैयारी कर रहा है। यह अनुभव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत और चीन के बीच कई बड़े संकट आने वाले थे, और उन संकटों को समझने के लिए चीन की सोच को समझना जरूरी था। अब तक जयशंकर 3 अलग अलग शक्ति केंद्रों को देख चुके थे, मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन। तीनों की सोच अलग थी, तीनों की रणनीति अलग थी, लेकिन इन तीनों अनुभवों ने मिलकर जयशंकर को बना दिया एक ऐसा राजनयिक जो सिर्फ बातचीत नहीं करता था, बल्कि दुनिया की राजनीति को गहराई से समझता था। लेकिन अभी उनकी असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि कुछ ही वर्षों बाद हिमालय की पहाड़ियों में एक ऐसा संकट आने वाला था जिसने पूरे एशिया को हिला दिया। साल 2017, भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। स्थान था डोकलाम, एक छोटा सा पठार, लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण। और यही वह क्षण था जब पहली बार दुनिया ने देखा भारत की नई कूटनीतिक रणनीति, और उस रणनीति के पीछे था 4 दशकों का अनुभव। साल था 2017। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। बर्फ से ढकी चोटियां, खामोश घाटियां, और दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ी इलाका। लेकिन इन शांत पहाड़ों के बीच धीरे धीरे एक ऐसा संकट जन्म ले रहा था जो एशिया की राजनीति को हिला सकता था। यह जगह थी डोकलाम। दुनिया के नक्शे पर यह एक छोटा सा पठार है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसका महत्व बेहद बड़ा है, क्योंकि यह क्षेत्र स्थित है भारत, चीन और भूटान की सीमाओं के पास, और इससे कुछ ही दूरी पर है भारत का एक बेहद संवेदनशील इलाका, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे अक्सर कहा जाता है चिकन नेक। ये वही संकरा भूभाग है जो भारत के मुख्य हिस्से को उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। अगर कोई शक्ति इस क्षेत्र के बहुत करीब पहुंच जाए तो भारत की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है, और यही वजह थी कि डोकलाम सिर्फ एक पहाड़ी इलाका नहीं था, ये एक रणनीतिक चौराहा था। जून 2017,
चीन की सेना ने डोकलाम क्षेत्र में सड़क निर्माण शुरू किया। चीन का दावा था कि यह उसका इलाका है, लेकिन भूटान ने तुरंत इसका विरोध किया, क्योंकि भूटान इस क्षेत्र को अपना मानता है। भूटान ने भारत से संपर्क किया और भारत के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या भारत इस विवाद से दूर रहेगा या अपने सहयोगी देश की मदद करेगा? और क्या यह फैसला चीन के साथ सीधे टकराव का कारण बन सकता है? नई दिल्ली में कई स्तरों पर चर्चा हुई। सैन्य अधिकारियों ने स्थिति का विश्लेषण किया, कूटनीतिक सलाहकारों ने संभावित परिणामों पर विचार किया और अंततः भारत ने एक निर्णय लिया। भारत हस्तक्षेप करेगा। भारतीय सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने चीन के सड़क निर्माण को रोक दिया और यहीं से शुरू हुआ एक अभूतपूर्व सैन्य गतिरोध। हिमालय की ऊंचाई पर, करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ भारतीय सैनिक, दूसरी तरफ चीनी सैनिक। दोनों तरफ से हजारों जवान तैनात थे। दोनों सेनाएं एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ी थीं। यह एक ऐसा तनाव था जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती थी। संकट बढ़ने लगा। चीन के सरकारी मीडिया ने भारत को चेतावनी देना शुरू किया। ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबारों में कड़े बयान छपने लगे। कुछ लेखों में लिखा गया, भारत को 1962 याद रखना चाहिए। कुछ विश्लेषकों ने कहा, अगर भारत पीछे नहीं हटता तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह सिर्फ बयान नहीं थे, यह मनोवैज्ञानिक दबाव था। चीन अक्सर इस रणनीति का इस्तेमाल करता है। पहले दबाव बनाओ, फिर सामने वाले देश को पीछे हटने के लिए मजबूर करो। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। नई दिल्ली में निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जा रहे थे। यहां रणनीति बेहद सावधानी से बनाई जा रही थी, क्योंकि भारत जानता था चीन के साथ टकराव सिर्फ सैन्य नहीं होता, यह राजनीतिक, कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़ा जाता है। यहीं पर दशकों का अनुभव काम आया। जयशंकर उस समय भारत की रणनीतिक सोच के प्रमुख चेहरों में से एक थे। उन्होंने चीन की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा था। वे जानते थे, चीन अक्सर लंबा खेल खेलता है। वह दबाव बनाता है, वह बयान देता है, वह मनोवैज्ञानिक युद्ध करता है, और अगर सामने वाला देश जल्दबाजी कर दे तो उसे रणनीतिक लाभ मिल जाता है। इसलिए भारत ने एक अलग रास्ता चुना। धैर्य, न कोई उग्र बयान, न कोई जल्दबाजी, लेकिन मैदान पर मजबूती। भारतीय सैनिक वहीं डटे रहे। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते बीतने लगे, लेकिन स्थिति नहीं बदली। दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह खड़ी थीं। कभी कभी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें भी आती थीं, लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाई। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस स्थिति को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ भारत और चीन का विवाद नहीं था, यह एशिया में शक्ति संतुलन का सवाल था। अगर भारत पीछे हट जाता तो चीन को एक बड़ा रणनीतिक लाभ मिल जाता, लेकिन अगर टकराव बढ़ जाता तो एशिया में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। दोनों ही स्थितियां खतरनाक थीं। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने इस संकट को बहुत ध्यान से देखा। कुछ विशेषज्ञों का मानना था, भारत अंततः पीछे हट जाएगा, क्योंकि चीन एक बड़ी सैन्य शक्ति है। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा, भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। भारत शांत था, लेकिन दृढ़ था, और शायद यही वह चीज थी जिसने स्थिति को बदलना शुरू किया। लगभग 73 दिनों तक यह गतिरोध जारी रहा। फिर अचानक एक घोषणा हुई। भारत और चीन दोनों ने पीछे हटने का फैसला किया। सैनिक धीरे धीरे अपने स्थानों से पीछे हटने लगे। डोकलाम संकट समाप्त हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, लेकिन एक महत्वपूर्ण संदेश दुनिया तक पहुंच चुका था। डोकलाम सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं था, यह एक संकेत था कि भारत की विदेश नीति बदल रही है। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, भारत अब रणनीतिक रूप से सोचने वाला देश बन रहा है। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए खड़ा हो सकता है, और यह सब बिना युद्ध के भी संभव है। लेकिन हिमालय की सीमाएं अभी भी शांत नहीं थीं। डोकलाम संकट समाप्त हो गया था, लेकिन भारत और चीन के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। और कुछ ही वर्षों बाद एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। साल 2020। दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, लेकिन हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक अलग संकट जन्म ले रहा था। भारत और चीन की सेनाएं फिर आमने सामने थीं, और इस बार
स्थिति पहले से कहीं अधिक गंभीर होने वाली थी, क्योंकि इस बार टकराव सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहने वाला था। इस बार खून बहने वाला था। साल था 2020। दुनिया एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी। कोविड-19 महामारी। देश बंद थे। हवाई यात्राएं रुक चुकी थीं। दुनिया की अर्थव्यवस्था ठहर गई थी। लेकिन हिमालय की ऊंचाइयों पर एक अलग तरह का संकट जन्म ले रहा था। भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर सीमा पर आमने सामने थीं। यह जगह थी लद्दाख, विशेष रूप से गलवान घाटी। गलवान घाटी एक बेहद कठिन इलाका है। ऊंचाई लगभग 14,000 से 16,000 फीट। ऑक्सीजन कम, हवा बर्फ जैसी ठंडी और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। ये वह जगह है जहां सैनिक सिर्फ दुश्मन से नहीं, प्रकृति से भी लड़ते हैं। लेकिन 2020 की गर्मियों में यहां तनाव बढ़ने लगा। भारतीय और चीनी सैनिक कई जगहों पर आमने सामने खड़े थे। दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि सीमा समझौतों का उल्लंघन किया गया है। तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। 15 जून 2020 रात का समय। गलवान घाटी के पास भारतीय सैनिक एक समझौते को लागू कराने पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद तय हुआ था कि सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो स्थिति वैसी नहीं थी जैसा तय हुआ था। तनाव बढ़ गया और फिर शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष। यह लड़ाई गोलियों से नहीं लड़ी गई, क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता था कि सीमा पर बंदूकें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। लेकिन जो हुआ वह बेहद क्रूर था। लाठियां, पत्थर, कांटेदार डंडे। अंधेरी रात में दोनों सेनाओं के सैनिक आमने सामने भिड़ गए। ये संघर्ष कई घंटों तक चला और अंततः भारत ने खो दिए अपने 20 बहादुर जवान। उनमें शामिल थे कर्नल संतोष बाबू। कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। एक शांत लेकिन दृढ़ नेता। उस रात वे अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़े, क्योंकि एक कमांडर का कर्तव्य होता है सबसे आगे खड़ा होना। संघर्ष के दौरान उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया, लेकिन उसी संघर्ष में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरे देश में शोक और गुस्से की लहर दौड़ गई। भारत चीन सीमा पर यह दशकों में सबसे गंभीर घटना थी। समाचार चैनलों पर लगातार खबरें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे थे, अब भारत क्या करेगा? क्या युद्ध होगा? देश में गुस्सा था। लोग जवाब चाहते थे और दुनिया देख रही थी भारत कैसे प्रतिक्रिया देगा। क्योंकि यह सिर्फ सीमा विवाद नहीं था, यह राष्ट्रीय सम्मान का सवाल बन चुका था। ऐसे समय में विदेश नीति संभालना बेहद कठिन होता है। एक तरफ जनता की भावनाएं होती हैं, दूसरी तरफ युद्ध का खतरा। भारत को एक ऐसा रास्ता चुनना था जिसमें सम्मान भी बना रहे और स्थिति नियंत्रण से बाहर भी न जाए। यहीं पर जयशंकर का दशकों का अनुभव सामने आया। उन्होंने स्पष्ट कहा, सीमा पर शांति भारत चीन संबंधों की आधारशिला है। ये एक साधारण बयान नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था। भारत ने साफ कर दिया, अगर सीमा पर शांति नहीं होगी तो दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुईं। इन बैठकों में तनाव साफ दिखाई देता था। दोनों देश अपनी अपनी स्थिति पर अड़े हुए थे, लेकिन बातचीत जारी रही। धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों से सैनिक पीछे हटने लगे। हालांकि स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई, लेकिन बड़े युद्ध का खतरा टल गया। यह आसान नहीं था, क्योंकि चीन जैसी शक्ति के साथ संतुलन बनाना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। गलवान के बाद भारत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। लद्दाख में नई सड़कों का निर्माण तेज किया गया, एयरबेस मजबूत किए गए, सैनिक तैनाती बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही कूटनीतिक बातचीत भी जारी रही। यह दोहरी रणनीति थी, मजबूती भी, संवाद भी, और यही आधुनिक कूटनीति की पहचान है। गलवान संकट के दौरान दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस स्थिति को ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ भारत और चीन का विवाद नहीं था, ये एशिया में शक्ति संतुलन का सवाल था। अगर भारत कमजोर पड़ता तो चीन का प्रभाव और बढ़ सकता था, लेकिन भारत ने दिखाया कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है और साथ ही वह युद्ध से बचने के लिए भी प्रतिबद्ध है। गलवान के कुछ ही समय बाद दुनिया में एक नया संकट शुरू हुआ। साल 2022, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध। दुनिया फिर से दो हिस्सों में बंटती दिखाई देने लगी।
अमेरिका और यूरोप एक तरफ, रूस दूसरी तरफ, और कई देशों पर दबाव था कि वे किसका साथ चुनेंगे। लेकिन भारत ने फिर वही किया जो वह हमेशा करता आया था। भारत ने कहा, हम अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेंगे। और इसी समय दुनिया ने पहली बार बड़े पैमाने पर सुना जयशंकर के वे जवाब जो बाद में वायरल हो गए। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी मीडिया ने भारत से लगातार सवाल पूछे, लेकिन इस बार भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। और उस आवाज के पीछे थे डॉक्टर एस जयशंकर, जो दुनिया के सामने खड़े होकर कहने वाले थे, इंडिया विल डू वॉट इज इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। साल था 2022। फरवरी की एक ठंडी सुबह रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही घंटों में टैंक सीमा पार कर चुके थे। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, बैंकिंग सिस्टम पर रोक, तकनीकी निर्यात पर प्रतिबंध, ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव। पश्चिमी देशों ने दुनिया के बाकी देशों से भी कहा, रूस से दूरी बनाओ। लेकिन भारत के सामने स्थिति अलग थी। मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरने लगीं और दुनिया एक बार फिर युद्ध के साए में खड़ी थी। यह सिर्फ यूरोप का युद्ध नहीं था, यह एक वैश्विक राजनीतिक संकट बन चुका था। भारत के रूस के साथ संबंध दशकों पुराने थे। रक्षा सहयोग, ऊर्जा सहयोग, रणनीतिक साझेदारी। भारत की सेना के कई महत्वपूर्ण हथियार रूसी तकनीक पर आधारित थे। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती थी, ऊर्जा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, और अगर तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाती तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता। इसीलिए भारत के सामने सवाल था, क्या भारत पश्चिमी दबाव के आगे झुक जाएगा या अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देगा। कुछ ही समय बाद एक खबर आई, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, और वह भी रियायती कीमतों पर। यह फैसला आर्थिक रूप से समझदारी भरा था, लेकिन राजनीतिक रूप से यह बेहद संवेदनशील था। पश्चिमी देशों में कई लोगों ने सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस शुरू हो गई। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पत्रकार बार बार पूछ रहे थे, क्या भारत रूस का समर्थन कर रहा है? क्या भारत लोकतांत्रिक देशों के साथ नहीं खड़ा है? क्या भारत तटस्थ रहकर युद्ध को नजरअंदाज कर रहा है? यह सवाल सिर्फ पत्रकारिता नहीं थे, ये एक तरह से कूटनीतिक दबाव था। लेकिन हर बार जब ये सवाल पूछे जाते, एक चीज स्पष्ट दिखाई देती, जयशंकर का शांत आत्मविश्वास। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने वही सवाल दोहराया, वाई इज इंडिया बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया? कमरे में सन्नाटा था। कैमरे जयशंकर की ओर घूम गए। उन्होंने कुछ सेकंड रुककर जवाब दिया, यूरोप बायज मोर रशियन एनर्जी इन वन आफ्टरनून दैन इंडिया बायज इन अ मंथ। ये जवाब तुरंत वायरल हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ तर्क नहीं था, इसमें एक सच्चाई थी। पश्चिमी देश भारत को सलाह दे रहे थे, जबकि वे खुद रूस से बड़ी मात्रा में ऊर्जा खरीद रहे थे। इस जवाब ने एक संदेश दिया, भारत अब किसी के दबाव में निर्णय नहीं करेगा। कुछ समय बाद एक और मंच पर जयशंकर से पूछा गया, क्या भारत पश्चिमी देशों की तरह रूस की खुलकर आलोचना करेगा? जयशंकर ने जवाब दिया, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। ये एक सीधा लेकिन कूटनीतिक संदेश था। दुनिया बदल रही है और अब हर देश अपने हितों के आधार पर निर्णय लेगा। इस पूरे संकट के दौरान भारत ने एक संतुलित नीति अपनाई। भारत ने रूस का खुला समर्थन नहीं किया, लेकिन रूस की आलोचना भी नहीं की। भारत ने लगातार कहा, युद्ध समाप्त होना चाहिए, बातचीत के माध्यम से समाधान होना चाहिए। यह नीति एक सिद्धांत पर आधारित थी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। इसका अर्थ है, भारत किसी एक शक्ति ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एक और बड़ी चुनौती सामने आई। यूक्रेन में हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए थे। युद्ध के कारण हवाई सेवाएं बंद हो चुकी थीं। शहरों में बमबारी हो रही थी। परिवार भारत में चिंतित थे और सरकार के सामने एक बड़ा मिशन था, इन छात्रों को सुरक्षित घर वापस लाना। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन गंगा। भारतीय दूतावासों ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों से समन्वय किया। छात्रों को सीमा पार पहुंचाया गया। फिर विशेष उड़ानों के माध्यम से
उन्हें भारत लाया गया। कुछ ही हफ्तों में हजारों भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया। यह सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की कूटनीतिक क्षमता का भी प्रदर्शन था। इन सभी घटनाओं के बाद एक चीज स्पष्ट होने लगी। भारत अब सिर्फ वैश्विक राजनीति का दर्शक नहीं है। भारत अब एक स्वतंत्र और प्रभावशाली खिलाड़ी बन रहा है। भारत किसी के दबाव में नहीं आता, लेकिन भारत टकराव भी नहीं चाहता। भारत संतुलन बनाना जानता है, और इसी संतुलन की नीति को जयशंकर ने एक नाम दिया, द इंडिया वे। आज की दुनिया में शक्ति का एक बड़ा आधार है अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक, सप्लाई चेन। और आने वाले वर्षों में भारत को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था। कैसे अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखें, लेकिन साथ ही भारत के आर्थिक हितों की रक्षा भी करें। ये एक नई तरह की कूटनीति थी, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। और इस नए मैदान में भी जयशंकर को अपनी रणनीतिक क्षमता साबित करनी थी। अब कहानी पहुंचती है उस चरण पर जहां भारत सिर्फ कूटनीति नहीं कर रहा, बल्कि वैश्विक मंचों पर नेतृत्व भी कर रहा है। और यही वह दौर है जब भारत ने मेजबानी की G20 समिट की, जहां दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक मंच पर आईं, और भारत ने दुनिया को एक नया संदेश दिया, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर। 21वीं सदी की दुनिया में शक्ति सिर्फ सेना से तय नहीं होती। आज शक्ति का एक बड़ा आधार है अर्थव्यवस्था, व्यापार, तकनीक, सप्लाई चेन, ऊर्जा। और इन्हीं क्षेत्रों में दुनिया के देशों के बीच एक नई प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 2 दशकों में तेजी से मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग बढ़ा है, तकनीकी साझेदारी बढ़ी है, व्यापार भी तेजी से बढ़ा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा सरल नहीं होते। कई बार 2 देश एक साथ साझेदार भी होते हैं और प्रतिस्पर्धी भी। भारत और अमेरिका के बीच भी कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए। अमेरिका लंबे समय से कहता रहा है कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ रहा है। दूसरी ओर भारत का तर्क है, अमेरिका कई भारतीय उत्पादों पर कठोर नियम और टैरिफ लगाता है। इन मुद्दों में शामिल थे स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ, डिजिटल टैक्स, कृषि बाजार तक पहुंच, टेक्नोलॉजी कंपनियों के नियम। ये एक तरह की आर्थिक कूटनीति की लड़ाई थी। लेकिन यहाँ चुनौती यह थी, व्यापार विवाद के बावजूद रणनीतिक साझेदारी को मजबूत रखना। यहीं पर जयशंकर की कूटनीतिक शैली सामने आती है। वे अक्सर कहते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल हैं। इसका मतलब ये है, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग हो सकता है, तकनीकी साझेदारी हो सकती है, लेकिन व्यापार के मुद्दों पर मतभेद भी हो सकते हैं। और यह मतभेद संबंधों को कमजोर किए बिना भी सुलझाए जा सकते हैं। यह आधुनिक कूटनीति का एक नया तरीका है। 21वीं सदी की भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडो पैसिफिक। यह वह क्षेत्र है जहां दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं स्थित है, और यही वह क्षेत्र है जहां चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण कई देशों ने मिलकर एक नई रणनीतिक साझेदारी बनाई। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर बनाया क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे संक्षेप में कहा जाता है क्वाड। क्वाड का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना। जयशंकर इस मंच के प्रमुख रणनीतिक समर्थकों में से एक रहे हैं, लेकिन क्वाड को लेकर भी कई सवाल उठे। कुछ देशों ने कहा, क्या यह चीन को रोकने के लिए बनाया गया गठबंधन है? भारत ने हमेशा कहा, क्वाड का उद्देश्य टकराव नहीं है, इसका उद्देश्य है संतुलन और सहयोग। आज की दुनिया में तकनीक भी शक्ति का एक बड़ा स्रोत बन चुकी है। सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, इन क्षेत्रों में दुनिया के बड़े देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत भी इस दौड़ में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन रहा है। अमेरिका और भारत के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही भारत यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि उसकी तकनीकी स्वतंत्रता बनी रहे। यही कारण है कि भारत कई वैश्विक साझेदारियों में भाग लेते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है। साल 2023 भारत ने पहली बार मेजबानी की G20 शिखर सम्मेलन की। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इन देशों के निर्णय
वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। अमेरिका, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात थी ग्लोबल साउथ की आवाज। दुनिया के कई विकासशील देश लंबे समय से यह महसूस कर रहे थे कि वैश्विक मंचों पर उनकी आवाज कम सुनी जाती है। भारत ने इस मुद्दे को उठाया। भारत ने कहा, वैश्विक निर्णयों में विकासशील देशों की समस्याओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस पहल का परिणाम था अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था और इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता के रूप में मजबूत हुई। इन सभी घटनाओं ने दुनिया के सामने एक नई तस्वीर पेश की। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत अब वैश्विक निर्णयों का हिस्सा बन रहा है। भारत अब सिर्फ नियमों का पालन करने वाला देश नहीं है। भारत अब उन चर्चाओं में शामिल है जहां नियम बनाए जाते हैं। और इस बदलाव के पीछे एक महत्वपूर्ण आवाज थी, डॉक्टर एस जयशंकर। जयशंकर की कूटनीति को समझने के लिए एक विचार को समझना जरूरी है। एक विचार जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक में समझाया। एक विचार जो भारत की नई विदेश नीति का आधार बन चुका है। उस विचार का नाम है द इंडिया वे। अब कहानी पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जहां हम समझेंगे भारत की विदेश नीति का दर्शन, एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की भूमिका और वह सोच जो आने वाले दशकों में भारत की वैश्विक स्थिति तय कर सकती है। 21वीं सदी की दुनिया तेजी से बदल रही है। एक समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। कोल्ड वॉर, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। दुनिया की राजनीति दो महाशक्तियों के बीच संतुलन पर टिकी हुई थी। लेकिन आज की दुनिया वैसी नहीं है। आज दुनिया बन रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जहां कई शक्तियां वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप, रूस और अब भारत। लेकिन इस नई दुनिया में भारत के सामने एक बड़ा सवाल है। भारत अपनी जगह कैसे बनाएगा? क्या भारत किसी एक शक्ति ब्लॉक के साथ जुड़ जाएगा या भारत एक स्वतंत्र रास्ता चुनेगा? इसी सवाल का जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने विचारों में दिया। उन्होंने इसे एक नाम दिया, द इंडिया वे। इस विचार का मूल सिद्धांत बहुत सरल है। भारत की विदेश नीति किसी और की अपेक्षाओं से नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों से तय होगी। इसका मतलब यह है, भारत अमेरिका के साथ सहयोग कर सकता है। भारत रूस के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रख सकता है। भारत यूरोप के साथ व्यापार बढ़ा सकता है और साथ ही भारत चीन के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर सकता है। यही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आज दुनिया की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। तकनीक और सप्लाई चेन की लड़ाई तेज हो रही है। ऊर्जा और संसाधनों की राजनीति बदल रही है और इन सब के बीच भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत अब एक निर्णायक शक्ति बन रहा है। जयशंकर की कूटनीति की एक खास पहचान है। वे शायद ही कभी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी भाषा शांत होती है, लेकिन उनके शब्द बहुत स्पष्ट होते हैं। जब वे बोलते हैं तो अक्सर उनका संदेश सीधा होता है। कभी कभी एक ही वाक्य पूरी बहस को बदल देता है, जैसे वह जवाब जो उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दिया था, यूरोप बाइज मोर रशियन एनर्जी इन वन आफ्टरनून देन इंडिया बाइज इन अ मंथ। या फिर वह संदेश जो उन्होंने पश्चिमी देशों को दिया, यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ द माइंडसेट दैट इट्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स। इन शब्दों में आक्रामकता नहीं थी, लेकिन उनमें आत्मविश्वास जरूर था। आज भारत कई महत्वपूर्ण वैश्विक मंचों का हिस्सा है। G20, क्वाड, यूनाइटेड नेशंस। इन मंचों पर भारत सिर्फ भाग लेने वाला देश नहीं है। भारत अब एक सक्रिय आवाज बन चुका है। भारत जलवायु परिवर्तन पर बात करता है। भारत विकासशील देशों की समस्याओं को उठाता है। भारत वैश्विक आर्थिक संतुलन की चर्चा में भाग लेता है और धीरे धीरे भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है। डिप्लोमेसी की दुनिया में शक्ति हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी शक्ति सिर्फ शब्दों में होती है, कभी कभी शक्ति धैर्य में होती है और कभी कभी शक्ति इस बात में होती है कि आप कब बोलते हैं और कब शांत रहते हैं।
जयशंकर की शैली यही है। वे शायद ही कभी आवाज ऊंची करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके शब्द लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। आने वाले वर्षों में दुनिया और भी जटिल होने वाली है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ तेज होगी। ऊर्जा और संसाधनों की राजनीति बदलती रहेगी, और इन सब के बीच भारत को अपनी जगह बनानी होगी। एक ऐसी जगह जहां वह स्वतंत्र भी हो और प्रभावशाली भी। कभी एक समय था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अक्सर चुप रहता था। दुनिया के बड़े देश निर्णय लेते थे और भारत उन्हें स्वीकार कर लेता था। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। आज जब वैश्विक मंचों पर सवाल उठते हैं तो भारत जवाब देता है, स्पष्ट शब्दों में, बिना झुके। क्योंकि आज भारत की विदेश नीति सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये आत्मविश्वास है, ये रणनीति है, ये अनुभव है। और शायद यही कारण है कि जब दुनिया के मंच पर भारत की आवाज सुनाई देती है तो वह सिर्फ एक देश की आवाज नहीं होती, वह एक उभरती हुई शक्ति की आवाज होती है। और उस आवाज के पीछे खड़ा है 4 दशकों का अनुभव, शांत आत्मविश्वास और एक स्पष्ट संदेश, इंडिया विल ऑलवेज एक्ट इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। यही है इंडिया वे। अगर आपको ऐसी ही गहराई से बताई गई कहानियां पसंद आती हैं, जहां इतिहास, रणनीति और प्रेरणा एक साथ मिलती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप दुनिया की राजनीति, महान नेताओं की कहानियां और ऐसे ही रोचक विश्लेषण देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम बताते हैं उनके पीछे की असली कहानी।